हाय एवरीवन। तो आज हम 1 सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर yes your channel, it's your channel, okay, and press the bell icon and ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली जो न्यूज़ है, पेंगोंग साउथ बैंक न्यू फ्लैश पॉइंट, इंडिया चाइना के रिलेशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था 29 एंड 30 अगस्त की जो नाइट थी, तो यहाँ पे चाइनीज़ के 500 ट्रूप्स आ गए थे। कहाँ पे? पेंगोंग सो के लेक के साउथ बैंक में। ठीक है, अभी तक अगर हम एलएसी की बात करें तो ये कैसे डिफाइन है? एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अगर यहाँ 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है ईस्टर्न सेक्टर, और ये जो मिडिल और सेंट्रल सेक्टर है इसको मिडिल सेक्टर या फिर सेंट्रल सेक्टर बोला जाता है, जो उत्तराखंड वाला रीजन है, बाराहोटी वाला। एंड ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर और ये जो गलवान यहाँ पे ही था, तो यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर के ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख में क्या चल रहा था? डिसंगेजमेंट और जो डिप्लोमेटिक टाइज थे, जो बातें थी वो हो रही थी चाइनीज़ साइड से और इंडियन साइड से। लेकिन इसी के बीच में फिर से यहाँ पे जो एक पेंगोंग सो लेक है, ठीक है, पेंगोंग सो जो सबसे ज़्यादा कंटेंशियस इशू रहता है, तो यहाँ पे भी क्या था? सबसे ज़्यादा कंटेंशियस इसका नॉर्दर्न बैंक रहता था। लेकिन इस बार चाइना ने क्या किया? स्टेटस को पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ के पेंगोंग सो के सदर्न बैंक में क्या किया? वॉयलेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो चाइना जो पीएलए के ट्रूप्स हैं, दे वॉयलेटेड द प्रीवियस कंसेंसस अराइव्ड एट ड्यूरिंग मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख एंड कैरीड आउट प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट्स टू चेंज द स्टेटस को। ठीक है, तो अभी हमारे जो जवान हैं उनका ऐसा कहना है कि इंडियन ट्रूप्स हैव मूव टू ऑक्यूपाई हाइट्स, कि हमारे ट्रूप्स ने उनको अभी वापस भेज दिया है, और ब्रिगेड कमांडर लेवल की जो मीटिंग है वो हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी पेंगोंग सो जो इंडिया मतलब साउथ का जो बैंक है, सदर्न बैंक है पेंगोंग सो का, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उस पर भी एक पूरा आर्टिकल आया, तो उसको डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज़ है, -23.9% पे हमारी जो जीडीपी है श्रिंक कर गई है। ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 50.3% पे क्या हुआ है? श्रिंक हुआ है। एग्रीकल्चर की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है 3.4%, एंड इनफॉर्मल सेक्टर ड्रास्टिकली हिट हुआ है। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर ड्रास्टिकली हिट हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये कौन थे? एनएसओ के द्वारा निकाले गए जो डाटा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। ठीक है, तो इनका जो था अप्रैल, मई और जून का, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो क्या है ये? 2020 से 21 के ये आंकड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग 3.4%, मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है 39.3, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -50.3, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। अब ये सारे सेक्टर ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारे सेक्टर में क्या देखने को मिल रहा है? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज में भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अभी पूरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेजेस पे। एंड द चैप्टर एंड्स प्रणब द जेंटलमैन फॉर ऑल सीजन्स, तो इनको बोला जाता था जेंटलमैन फॉर ऑल सीजन्स, इंदिरा गांधी ने बोला था, और ही वॉज 84, ही पास्ड अवे यस्टरडे, तो 13th प्रेजिडेंट थे इंडिया के। एंड probably no Indian politician can match Mukherjee's enviable record so as long distance runner। ठीक है, तो उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को मतलब 5 दशकों तक इन्होंने देखा। दो इन हिज 4-part मेमोरियल ही हिड मोर सीक्रेट्स देन ही रिवील्ड ऑफ हिज इवेंटफुल लाइफ। तो कांग्रेस पार्टी में इनको मैन फॉर ऑल सीजन बोला जाता था, इनको क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे बुलाया जाता था। ठीक है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट की भी नॉलेज थी, साथ में पार्टी की भी नॉलेज थी, तो ये अच्छे से हैंडल कर लेते थे। और इनकी एक बुक भी थी, कोलिशन ऑफ एयर। कोलिशन ऑफ एयर में इन्होंने ये भी लिखा था कि 2004 में ये चाहते थे कि जो इंदिरा गांधी हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी ने क्या किया था? पीएम बनने से मना कर दिया था, तो उसके बाद ये चाहते थे कि इनको पीएम बनाया जाए। ठीक है, प्रणब मुखर्जी को क्या बनाया जाए? पीएम बनाया जाए। लेकिन ऐसा फिर पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनको बना लिया था पीएम। ठीक है, तो उन्होंने बाद में मतलब उनकी कैबिनेट ज्वाइन करने से भी मना कर दिया था, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद फिर इनको क्या किया गया था?
बनाया गया था। तो इनको भारत रत्न भी दिया गया था 2019 में, और अभी हम इनके बारे में भी एक आर्टिकल पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे देख सकते हैं, भूषण फाइन ₹1 सेज केस अ मूवमेंट फॉर फ्री स्पीच। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 15 सितंबर तक ये डिपॉजिट करा दो, नहीं तो आपके क्या होगा, 3 मंथ तक आपको जेल होगी और डिबार्ड कर दिए जाओगे वकालत से। ठीक है, तो वकालत भी नहीं कर सकते हैं लॉयर, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकते लॉ की 3 सालों के लिए आगे। तो ये चीज़ बोला गया। इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लगे हैं। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी 2 तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल मैटर्स पे होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो इन पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा हुआ है कि जो भी मतलब जुडिशरी की जो प्रोसीडिंग है उसमें क्या करना, इंटरवेंशन कर देना या फिर उसको एक मिस इंटरप्रेट करना जो उनके जजमेंट्स हैं ना। तो इन्होंने 2 ट्वीट किए थे, तो उस वजह से इन पे लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट के मतलब किसी भी नोइंगली आप क्या कर रहे हो, उनके जो डिक्री है, उनके ऑर्डर्स हैं, कोई भी जजमेंट है उसकी आप मान्य कर रहे हो, तो सिविल कंटेम्प्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है न्यूज़ वो देख लेते हैं। एडिटोरियल सेक्शंस पे ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी। द मिलिट्री मूव्स रेजेस फेयर्स ऑफ एस्केलेशन अराउंड LAC। तो ये हम पैंगोंग सो पे देख लेंगे। तो सबसे पहला जो है मेजरिंग पेन, तो ये हमारी जो GDP के फिगर है उससे रिलेटेड है। तो इंडियन इकोनॉमी में ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये देखने को मिल रहा है 23.9% का इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। क्यों आया है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या था, लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, नेशन वाइड लॉकडाउन था, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो कर्टेल हो गई थी काफ़ी टाइम तक। ठीक है, इस वजह से ये है। अगर हम एग्रीकल्चर और जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ दें तो बाकी सारे हर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, और 27% का ऑलमोस्ट। एंड दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट द इंडियन इकोनॉमी, जब से हमने मतलब पहली बार जो था जो क्वार्टरली हमने ग्रोथ एस्टिमेट रिलीज़ करना शुरू किए गवर्नमेंट ने, कब से किए, 1996 से और 97 के बीच में। ठीक है, तभी से हम ये क्वार्टरली निकालते हैं, मतलब जैसे अभी है अप्रैल, मई और जून का। तो तब से पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि इतना % का कॉन्ट्रैक्शन। एंड ये बोला गया कि ये जो है दीज एस्टिमेट टेंड टू रिलाई लार्जली ऑन द लिस्टेड कॉर्पोरेट सेक्टर डाटा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर डाटा से ये लिया गया है। तो ये मतलब इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता जो भी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, क्योंकि इसको इसने एक्यूरेटली कैप्चर नहीं किया है। एंड दे में विल बी अंडरएस्टिमेटिंग द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द शॉक। तो इससे ज़्यादा ही वो होता शॉक, लेकिन नहीं हुआ है। और द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी सेक्टर वाज द ओनली ब्राइट स्पॉट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, केवल वही क्या है, ब्राइट स्पॉट है इन द फर्स्ट क्वार्टर, और द सेक्टर विच वाज एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्यों था, क्योंकि इसको लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन से एक्सक्लूड किया गया था। यहाँ पे कोई भी लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। दूसरा, यहाँ पे इसी वजह से 3.4% जो था ग्रो किया, और हेल्थी जो रबी हार्वेस्ट थी वो भी हुआ। इसके अलावा जो यहाँ पे जो खरीफ फसलें थी है ना, उनकी भी बुआई हो गई थी, खरीफ क्रॉप की। एंड दूसरा चीज़, जो मानसून था वो भी फेवरेबल था, गुड मानसून था, है ना, बारिश वगैरह सही थी। तो इस वजह से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली एट रिलेटिवली हेल्थी पेस। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वो 39.3% कोलैप्स हो गया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ फेल बाय स्टैगरिंग 50.3%। और जो अदर सर्विस साइड है, जैसे कि एविएशन सेक्टर और हमारा हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, और ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर, ये बैडली बिल्कुल ड्रास्टिकली हिट हुए हैं। एंड 47% डिक्लाइन इसमें देखने को मिला है। प्राइवेट कंजम्पशन फेल बाय लिटिल मोर देन 4 ड्यूरिंग दिस पीरियड, अंडरलाइनिंग द कोलैप्स इन हाउस होल्ड डिमांड। तो हाउस होल्ड डिमांड्स जो है बहुत कम हो गई है, और जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो भी 47.1% इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वाइल गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑक्यूपली द ओनली ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो जो अभी है केवल मतलब वे फॉरवर्ड क्या है, जो एक ड्राइवर, ओनली ड्राइवर ऑफ ग्रोथ दिख रहा है, वो दिख रहा है जो सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, जो कंजम्पशन किया जा रहा है, केवल करंट सिनेरियो में वही है, दैट इज़ ग्रू बाय हेल्दी 16.4%। ठीक है, लेकिन दूसरे आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये भी थोड़ा बढ़ना चाहिए था। एंड लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है, जो ये क्या सजेस्ट करते हैं, इकोनॉमी हैव कंटिन्यूड टू इम्प्रूव
sequentially. However, hopes and expectations of a quick bounce back to pre-COVID levels in the near term, मतलब ये इतनी जल्दी तो नहीं होगा कि हमारे जो है प्री कोविड लेवल, क्योंकि उस टाइम पे भी मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी वो अच्छी नहीं चल रही थी, स्लो डाउन से ही गुजर रही थी, एंड विद इंडिकेशन ऑफ सम इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लेटूइंग एट बिलो प्री कोविड लेवल्स। तो अभी ये है कि कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ रहे हैं और कहीं कहीं पे लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स भी कंटिन्यू है, जैसे वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। सेल्फ इम्पोज्ड कर्ब्स भी हैं बाय इंडिविजुअल एंड कपल्ड विद रिस्क अवर्शन बाय बोथ हाउस एंड बिजनेसेस। ठीक है, तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी टाइम बाद ही होगा। यहाँ पे जो है मिस्टर भूषण फाइन, तो ये क्या बोला गया है कि ही शुड सीक अ रिव्यू सो दैट द ऑनरेबल कोर्ट में गेट एन ऑप्शन टू इरेज द ब्लॉट। तो यहाँ पे जो ड्यू रिस्पेक्ट था, जो हाईएस्ट कोर्ट इन लैंड है, तो इन्होंने दोबारा से जो हमें अपनी जो कस्टमरी विजडम है, इंस्टीट्यूशनल ग्रेस है ऑफ द कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट प्रशांत भूषण, तो उसको नहीं मतलब दिखाया, एंड इन्होंने जो दूसरी अपॉर्चुनिटी थी अपने कोर्स को करेक्ट करने की वो भी गवा दी है, और इनको कन्विक्ट किया गया था अगस्त 14 को स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय 2 ट्वीट्स, है ना, 2 ट्वीट्स इन्होंने किए थे कोर्ट को बदनाम, कोर्ट की स्कैंडलाइजिंग मतलब अवमानना, बदनाम, ठीक है, करने का इन पे आरोप लगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे यही कहना है कि अगर हम पूरे इस मंथ में देखें, इट इज़ ऑल्सो दैट पनिशमेंट इनडिफिनिटली डिसअप्रोप्रिएट disproportionate. If Bhushan does not pay ₹1 by September 15, he would be jailed for 3 months and debarred for 3 years, है ना, having tried and failed। तो ये बोला गया, अगर हम कुछ मंथ्स में देखें, रिसेंट मंथ्स में, तो इट हैज़ इन्वाइटेड क्वेश्चंस अबाउट इट्स लैक ऑफ इलेक्ट्रिटी ऑन केसेस, चाहे वो लिबर्टी के इश्यूज़ हो सिटीजन्स के, या फिर इंक्रोचमेंट हो स्टेट्स के द्वारा, या फिर कोई भी हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कोई केस हो, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म ही क्रिएट होता है सुप्रीम कोर्ट का, गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड डिले टू अ पावरफुल एग्जीक्यूटिव एंड इट। तो ये दोबारा से मतलब इन्होंने यही सिचुएशन को दोहराया है कोर्ट ने, एंड इट इज़ इवन मोर नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू एक्नॉलेज दैट इट्स प्रेस्टीज एज द कॉन्स्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड इंडिविजुअल राइट्स इज़ बेस्ट प्रोटेक्टेड। तो जो हमारे संविधान का, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं और जो हमारे इंडिविजुअल जो राइट्स हैं, तो उसका कस्टोडियन बोला जाता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन ये मतलब प्रोटेक्ट नहीं होगा जब आप प्यूनिटिव पावर्स का यूज़ कर रहे हो किसी के भी अगेंस्ट। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अपने को सेल्फ करेक्शन जो एबिलिटी है वो शो करनी चाहिए। यहाँ पे यही चीज़ ऑथर के द्वारा बोली गई है। और ही शुड नाउ सीक अ रिव्यू, उनको रिव्यू करेंगे वो, सो दैट द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ द ऑप्शन टू स्ट्राइक डाउन द कन्वेक्शन को स्ट्राइक डाउन करें और इरेज दिस ब्लॉट। तो ये चीज़ बोला गया। यहाँ पे जो है प्रणब मुखर्जी के बारे में है, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी वाज अ मैन ऑफ गवर्नमेंट हु सा कंसेंसस एज द वे टू एडमिनिस्टर इंडिया, और 13th राष्ट्रपति थे इंडिया के, भारत रत्न, हु स्टूड द पॉलिटिकल स्टेज फॉर अ हाफ सेंचुरी। और यहाँ पे इन्होंने पार्लियामेंट को क्या बोला था, गंगोत्री ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ठीक है, गंगोत्री ऑफ आवर डेमोक्रेसी भी बोला था। और दूसरी चीज़ ये कि इंदिरा गांधी कॉल्ड हिम मैन फॉर ऑल सीजन, लेकिन इनके मतलब जो राजीव गांधी, सोनिया गांधी थे, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे इन पे। 1984 में जब राजीव गांधी जीते थे वोपिंग 404 सीट्स, तो इन्होंने काफ़ी वेट किया था कि इनको कैबिनेट ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन आएगा, और इनको कांग्रेस पार्टी से 1986 में एक्सपेल भी किया गया था, लेकिन इन्होंने घर वापसी की थी 3 साल बाद। एंड फिर इन्होंने होप किया था कि इंदिरा गांधी इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगी, प्रणब मुखर्जी पीएम, तो 2004 में, बट शी प्लम्ड फॉर द ए पॉलिटिकल मनमोहन सिंह, नॉट द पॉलिटिकली शार्प प्रणब दा, ठीक है। तो जो ए पॉलिटिकल मनमोहन सिंह है, जिनको मतलब राजनीति की इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, उनको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया, और रैदर देन पॉलिटिकली शार्प प्रणब दा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला है इन्होंने, अपनी कोलेशन ऑफ एयर्स जो बुक है उसमें भी ये चीज़ कही है। एंड मनमोहन सिंह यूज टू कॉल हिम सर एंड कंटिन्यू टू डू सो इन प्राइवेट इवन आफ्टर ही बिकेम पीएम, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से बाद में ये माने थे कि ये इनके अंडर में काम करेंगे मनमोहन सिंह के, लेकिन वो उनको प्राइवेट में भी सर ही बोलते थे मनमोहन सिंह। और जब 2007 में एक स्पेशल यूपीए लेफ्ट कमेटी सेटअप हुई थी, ताकि जो भी डिफरेंसेस है इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को लेके, तो यहाँ पे भी अपना जो इंटेलेक्चुअल है वो प्रणब मुखर्जी जी ने शो किया था, है ना। उन्होंने काफ़ी सारी 9 मीटिंग्स कंडक्ट की थी, ताकि
जो लेफ़्ट लीडर है उनका थोड़ा सा सॉफ्ट एंड मतलब थिंकिंग हो सके इस पे। लेकिन 10th मीटिंग जब होती तो उससे पहले ही लेफ़्ट ने विड्रू कर दिया था सपोर्ट टू दी यूपीए। एंड दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने मतलब ये कन्विंस थे, सेक्युलरिस्ट भी बोलते थे लेकिन ये डिवोट हिंदू भी थे। फॉर 2 hours एवरी मॉर्निंग, 2 घंटे हर सुबह ये क्या कर सकते थे, चंडी का पाठ ये करते थे इन हिज लिटिल टेम्पल एट होम। ही ऑल्सो कैरिड अ कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज ब्रीफ केस। ही कुड रिसाइट फ्रॉम it chapter and verse just as he knew from memory the 700 श्लोकास about goddess Durga, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमन्स। तो ये सारी चीज़ें भी है, ठीक है। प्रमोद महाजन ने एक बार मतलब रिसाइट किया था श्लोका पार्लियामेंट में, लेकिन इन्होंने फिर ऑब्जेक्ट किया था कि इट शुड बी दिस वे, करेक्ट वे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी के सारे जो लोग थे तो उन्होंने बोला था कि वी शुड नेवर आर्ग्यू विद प्रणब दा, है ना। तो यही चीज़ इन्हें बोला गया था, तो इनको हमेशा ही याद रखा जाएगा। और आप ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, प्रेसिडेंट का कौन से संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। हिज डीप वो जो है शिंजो आबे से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो शिंजो आबे अभी इन्होंने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो भी अभी इंटरनेशनल ऑर्डर है तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, तो उसके बीच में भी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो यही चीज़ें बोली गई हैं कि उनको मतलब रिमेंबर किया जाएगा। हिज सरप्राइजिंग resignation due to deteriorating health has come amidst turbulent times in the Indo-Pacific and the world at large. Despite sorry failings, he represented stability both at home and abroad as he took up his reasserting a liberal order. तो ये चीज़ बोला गया है कि अबे की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी थी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पैसिफिस्ट करने का काम, और जो जापान की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव किया था उन्होंने एबेनॉमिक्स से, जिसको एक नोमेन कल्चर इंस्पिरेशन भी लिया गया था फॉर आर मोदीनॉमिक्स। तो उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल एग्रीमेंट्स भी किए थे, जैसे कि मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स इन द पैसिफिक, उसको CPTPP बोला गया था, एंड अटलांटिक जापान EU इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और दूसरा क्या था, ऑस्ट्रेलिया जापान US ट्रिलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप। 2014 में बिलेटरल रिलेशंस जो थे हमारे काफ़ी अच्छे हो गए थे इंडिया जापानीज़ से, क्योंकि इंडो जापानीज़ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डील भी हुई थी, जिसमें एबेनॉमिक्स मोदीनॉमिक्स मतलब इंडिया जो शिंजो आबे का ही इसमें महत्वपूर्ण रोल था। एंड इंडिया जापान बिलेटरल रिलेशन सीम्ड बेटर देन एवर, और इन्होंने ये किया था कि 3.5 ट्रिलियन येन का ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। अक्टूबर 2014 में एक जापान प्लस जो है ऑफिस भी ये क्रिएट करेंगे, ठीक है, जापान प्लस ऑफिस। इसमें क्या होगा, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो इसमें इसके अंतर्गत ये एक वन स्टॉप लोकेशन फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो भी जापानीज़ कंपनीज़ के द्वारा प्रॉब्लम फेस की जाती है उनके लिए एक वन स्टॉप लोकेशन फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स ये होगा, समस्याओं के समाधान के लिए। जापान प्लस का इन्होंने यहाँ पे बात की थी। दूसरी चीज़ ये कि 2 लीडर्स वर टू साइन अ की मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट, ठीक है। लॉजिस्टिक पैक्ट उसका नाम क्या है, आक्सा, जो कल हमने डिस्कस किया था, यानी कि एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट, जिसमें क्या होना था कि जो जापानीज़ मिलिट्री बेस है जिबूती में, ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो वहाँ पे हम उसको इंडियन नेवी यूज़ कर सकती है, और हमारे जो मिलिट्री बेस है अंडमान निकोबार में, तो यहाँ पे जापान को एक्सेस मिल सकता है। तो ये एक्सा का काम था, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे सेकंड क्वार्टर था 2020 का, जापान की GDP की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक था, ऑलमोस्ट 8%, और जो निकी इंडेक्स है हैज़ ड्रॉप 2.1% एट द न्यूज़ ऑफ हिज रेजिग्नेशन। और लिबरल डेमोक्रेसी पार्टी के ये थे, और अभी यहाँ पे नए नए जो फेसेस है जापान के पॉलिटिक्स में, क्योंकि अभी यहाँ पे जहाँ पे भी मतलब लीडर नहीं होता है वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिससे फॉरेन रिलेशन भी शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि अभी जो पॉपुलर है विद इन द गवर्नमेंट वो कौन है, एक तो डिफेंस मिनिस्टर तारो कोनो है, इकोनॉमिक रिविटलाइजेशन मिनिस्टर है योशो निशिमुरा, ये कोरोना वायरस मेजर्स के चार्ज भी इन्होंने लिया हुआ है, और ऑल्सो कंटेंडर्स। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी है योशिंदे सुगा, है ना। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर तारो ओसो, हु वाज PM, ये 2007 से 8 में PM भी थे ड्यूरिंग LDP पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अभी इंडिया को मतलब क्या करना होगा, इंडिया अभी होप है हमें कि हम फॉर्मलाइज करें अपने जो रिलेशन है क्वाड के, उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करें और कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी सितंबर 2021 तक जो है शिंजो आबे की पॉलिसी कंटिन्यू होंगी। एंड
लेकिन चाइना क्या कर सकता है, यहाँ पे एडवांटेज ले सकता है इनके रेजिग्नेशन का, क्योंकि वो जो डिस्प्यूटेड सिनकाकू आइलैंड है वहाँ पे वो अपने एक्सेसिबिलिटी थोड़ा बढ़ा सकता है। ये जो आर्टिकल है डिफरेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे अभी जो कवकाज जो एक्सरसाइज होनी थी, मिलिट्री एक्सरसाइज 2020 सितंबर में बिटवीन रशिया और जो यूरोपियन के जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, तो यहाँ से हमने अभी वॉकआउट कर लिया, मतलब यहाँ पे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज टू हेल्ड न्यू ईरा ऑफ यूरेशियन यूनिटी, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसे मना कर दिया यहाँ पे जाने से, और क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ और पाकिस्तानी ट्रूप्स भी आने वाले थे। दिल्ली नीड्स एन इंटरनेशनलिज्म दैट इज़ रूटेड इन रियलिज्म एंड टेटेड टू इंडियाज इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़। तो यहाँ पे यही चीज़ बस डिस्कस की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे -23.9 द इकोनॉमिक्स बिहाइंड द मैथ, ठीक है। तो मेन जो है यहाँ पे यही चीज़ बोला गया। सबसे पहले तो जीडीपी के जो ये क्वार्टर थे, मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर था हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल में जून, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको निकालती है, ये डाटा जो है रिलीज़ करती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। और दूसरी चीज़ है कि चाहे वो मतलब प्रोडक्शन सीमेंट में हो या फिर कंजम्पशन ऑफ कोल्स हो या फिर स्टील हो, प्रोडक्शन ऑफ कोल, कंजम्पशन ऑफ स्टील, या फिर जो हमारे टेलीफोनिक जो सब्सक्राइबर है ना, तो उसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, ठीक है। टोटल टेलीफोनिक सब्सक्राइबर -2.0, और कार्गो हैंडल्ड और कमर्शियल व्हीकल सेल्स, ठीक है, लोगों ने ख़रीदे ही नहीं कुछ भी। तो ये कि व्हाट इज़ बिगेस्ट इम्प्लीकेशन, तो सबसे मेन ये है कि कंस्ट्रक्शन जो था 50% ये अफेक्ट हुआ है, होटल्स अदर सर्विसेज 47, 39%, मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग जो है -23%। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज आर द सेक्टर्स दैट क्रिएट द मैक्सिमम न्यू जॉब्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स क्रिएट करते हैं यही सेक्टर करते हैं, और यही सेक्टर अभी कॉन्ट्रैक्शन, इसमें शार्पली कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। एंड इट वुड लीड टू मोर एंड मोर पीपल इधर लूजिंग जॉब, डिक्लाइनिंग इन एम्प्लॉयमेंट और फॉलिंग टू गेट वन राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यही है। और सबसे मेन यहाँ पे ये चीज़ बोली कि व्हाट कॉजेज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई हैजंट द गवर्नमेंट बीन एबल टू कर्ब इट, कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं मतलब इसको कर्ब कर पाई गवर्नमेंट, और क्यों ये जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे जो जीडीपी के होते हैं, ये जीडीपी जो जनरेट होती है वो 4 इंजन होते हैं ग्रोथ के। वो 4 इंजन कौन से होते हैं? सबसे बड़ा इंजन यहाँ पे इन्होंने इसको CIG और NX से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो जीडीपी इज इक्वल टू ये चीज़ें बोली गई हैं, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला तो सी इन्होंने किसको बोला है, जो बिगेस्ट इंजन ऑफ कंजम्पशन डिमांड है, ठीक है, जो हमारी साइड से जो कंजम्पशन होती है प्राइवेट इंडिविजुअल की साइड से, उसको बोला गया है सी। तो ये 56.4% रहती थी ऑल ऑफ जीडीपी बिफोर दिस क्वार्टर। सेकंड बिगेस्ट इंजन क्या है? डिमांड जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस से होता है, इसको इन्होंने आई बोला है। एंड दिस अकाउंटेड फॉर 32% ऑफ ऑल जीडीपी इन इंडिया। The third engine is the demand for goods and services generated by the government, and इसको G बोला गया है, and it accounted for 11% of India's GDP. लास्ट इंजन जो है नेट डिमांड ऑन GDP आफ्टर वी सब्सट्रैक्ट, है ना, अगर हम अपने जो इम्पोर्ट्स हैं इंडिया के एक्सपोर्ट से उसको माइनस कर दें तो ये क्या है? NX है। इन इंडियाज़ केस इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंजन, एंड सिंस इंडिया टिपिकली इम्पोर्ट्स मोर देन इट, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम इम्पोर्ट करते हैं अपने एक्सपोर्ट से ज़्यादा, तो इफ़ इट्स इफेक्ट इज़ नेगेटिव ऑन द जीडीपी, इसका तो हमेशा नेगेटिव ही इफेक्ट रहेगा हमारी जीडीपी। सो टोटल जीडीपी इज इक्वल टू C+I+G+NX, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब जो Q1 है, हमारे जो इंजन है चारों, ये आपको देखने को मिल रहे हैं, इंजन्स ऑफ ग्रोथ फ्लैटर, है ना। तो सोर्स ऑफ टोटल डिमांड, इंजन ऑफ ग्रोथ, सबसे पहला तो C हो गया, यानी कि एक्सपेंडिचर जो इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा की जा रही है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है -27%। और एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट बिजनेस, तो इसमें भी -47% का शार्प मतलब डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट जो है 16% है, लेकिन ये थोड़ा बढ़ना चाहिए था। यही चीज़ बोली गई है कि एक अभी जो मेजर जो ड्राइवर है इकोनॉमी में, तो वो क्या है, जो हमारी मतलब इकोनॉमी को रिकवर कर सकता है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग ही है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग जो है अभी 16% है, बट दिस वॉज नो वेयर नियर इनफ टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ डिमांड, जो हमारी पावर है इन अदर सेक्टर इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी, तो इसको अभी बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि इनकम्स फॉल शॉर्पली, जैसे इनकम में कमी हो रही है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं उन्होंने कंजम्पशन में कट बैक करना स्टार्ट कर दिया है, और प्राइवेट कंजम्पशन भी बहुत तेज़ी से
नीचे डाउनग्रेड हो रहा है, जो बिजनेसेस हैं उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। लेकिन अभी हम मतलब कुछ भी, तो ये सारे सबके ही क्या है, वॉलंटरी डिसीजन है ना। हम लोगों को नहीं फोर्स कर सकते कि आप भी पैसा खर्च करो, जब उनकी इनकम का सोर्स ही नहीं है, कुछ इनकम नहीं आ रही, तो क्यों हम मतलब कोई भी ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता कि पैसा खर्च करो, या फिर हम बिजनेसेस से नहीं बोल सकते कि आप इन्वेस्टमेंट करो ज़्यादा करंट सिनेरियो को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ ओनली वन इंजन दैट कैन बूस्ट जीडीपी एंड दिस इज़ द गवर्नमेंट जी। तो ओनली गवर्नमेंट स्पेंड मोर इधर बाय बिल्डिंग रोड, चाहे वो ब्रिजेस बनाए या फिर वो रोड्स बनाए, लोगों को सैलरी दें, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई के थ्रू वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करें मनी। तो इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट स्पेंड एडिक्वेटली इनफ देन द इकोनॉमी विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर। ठीक है, तो एक यही मात्र ऑप्शन है अभी। एंड व्हाट इज़ होल्डिंग बैक द गवर्नमेंट फ्रॉम स्पेंडिंग मोर, क्योंकि जो हमारी कोविड क्राइसिस से पहले भी जो गवर्नमेंट के जो फिनेंसेस थे वो ओवर एक्सटेंडेड हो गए थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग की, बट बोरिंग मोर देन व्हाट इट शुड हैव। एज अ रिजल्ट टुडे इट डजंट हैव एज मच मनी, तो इस वजह से स्पेंडिंग नहीं कर रही है। दूसरा ये भी कि होप और एक्सपेक्टेशन भी है सरकार की कि क्या पता मतलब अनलॉक के बाद लोग चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे, अभी वो खरीद नहीं रहे हैं कोविड की वजह से। इंपॉर्टेंस ऑफ पैंगोंग साउथ बैंक जो है ये देख लेते हैं। ये आपको लेक दिख रही है, ठीक है, पेंगोंग सो लेक है। तो ये 135 किलोमीटर लेक है, ठीक है, 135 किलोमीटर लेक है, और ये सर्दियों में बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे वेकुलर मूवमेंट भी हो सकते हैं। ये इसका नॉर्थ बैंक है, जो कंटेंशंस का पॉइंट था 2017 में भी यहाँ पे क्लैशेस देखने को मिले थे। लेकिन अभी जो है साउथ बैंक में 500 ट्रूप्स यहाँ पे आए थे, है ना, स्टेटस को चेंज करने के लिए चाइनीज़ साइड के PLA के। अब यहाँ पे ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ट्रेडिशनली अभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा चुसुल भी है और एक और एरिया है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा रिजेंगला। ठीक है, तो इसकी प्रॉक्सिमिटी है, इस वजह से ये सदर्न बैंक जो है नॉर्दर्न बैंक के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हमारा एक स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस है यहाँ पे हमारी इंडिया की, क्योंकि चुसुल की वजह से और रिजेंगला की वजह से। एंड पेंगोंग सो के बारे में यहाँ पे देखें तो 3 इडियट्स मूवी में भी ये आई थी, और मतलब हिंदी फिल्म मेड पॉपुलर बाय द हिंदी फिल्म 3 इडियट्स। एंड पेंगोंग सो इज़ एन एंडोरिक लेक, यानी कि लैंडलॉक्ड लेक है, पार्टली इन इंडियाज लद्दाख रीजन एंड पार्टली इन तिब्बत। और नेम मतलब रिफ्लेक्ट मिक्सड हेरिटेज ऑफ द लेक। ठीक है, पेंगोंग इन लद्दाखी में इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव कॉन्केविटी, और सो मतलब होता है, सो मतलब तिब्बतन लैंग्वेज में लेक को बोला जाता है। और ये 4200 सेंटीमीटर के एलिवेशन पे है, एंड नियरली 135 किलोमीटर नैरो लेक, 6 किलोमीटर फॉर इट्स वाइडेस्ट पॉइंट एंड शेप्ड लाइक द बूम रैंक। इट्स टोटल एरिया इज ओवर 600 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। काराकोरम माउंटेन्स जो रेंजेस है, जो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया से होते हुए गुजरती है, 6000 मीटर्स इंक्लूडिंग K2 क्या है, K2 है वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो ये भी एंड होती है नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो से। एंड इट्स सदर्न बैंक टू हैज़ हाई ब्रोकन माउंटेन्स। सदर्न बैंक में भी है स्पांगुर लेक इन द साउथ, यहाँ पे स्पांगुर लेक ये देखने को मिल रही है ना, स्पांगुर लेक ये है स्पांगुर सो, ठीक है, साउथ में। एंड 2/3 जो लेक है ये कंट्रोल किया जाता है चाइना के द्वारा, एंड 45 किलोमीटर अंडर द इंडियन कंट्रोल। तो LAC रनिंग नॉर्थ एंड साउथ कट्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लेक अलाइंड ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। And India is around 15 kilometer of the west on the north bank are spurs that into the lake, जो इनको बोला जाता है फिंगर्स। ठीक है, तो इंडिया says the LAC passes through finger 8, चाइना claims it is farther west। ठीक है, तो हम 8 तक क्लेम करते हैं, लेकिन हम पेट्रोलिंग 4 तक करते थे, अभी 4 में भी चाइना ने अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी थी। एंड since the China changed the status quo and troops had occupied the region between finger 8 and finger 4 which was patrolled by both। तो फिंगर 8 और 4 जो थे पेट्रोल दोनों की तरफ से किए जाते थे, लेकिन ऑक्यूपाइड नीदर साइड अर्लियर। ठीक है, ऑक्यूपाइड किसी भी साइड से नहीं किए गए थे, लेकिन चाइना के जो ट्रूप्स हैं दे कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द फिंगर 4 रिज लाइन, सो दे हैव स्टेप बैक। और जो वहाँ पे अपना जो फिंगर 4 टू बेस फिंगर 5 है वो वहाँ पे अपना फोर्टिफाइड करने की सोच रहे हैं ना। तो यही सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। और साउथ बैंक मतलब ट्रेडिशनली हमारे लिए स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस है इंडियन फोर्सेस की, तो यहाँ पे ज़्यादा ऐसा खतरा है नहीं, ये चीज़ बोला गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।